आपके सामने रोमियो नाला में 300 मीटर ऊपर आपके पोजीशन से 2 टैंगो दिखा है। उनको इंगेज करने के लिए अपना अपना पोजीशन में तैयार करिए। ओवर। जहां पग पग पर खतरा है, वहां हर कदम महफूज करते योद्धा। जहां हर मोड़ पर दुश्मन की चालबाजी है, वहां हर मोर्चे को जीतते जवान। अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से हर संघर्ष को सरल करते शूरवीर। इनके हौसले की गर्मी से हिमखंड पिघल जाते हैं, इनके हिम्मत की सरगर्मियों से हर मुश्किल हार जाती है। लास्ट जो कार्रवाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है, इवन जब हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके बाद? कोई टेररिस्ट अपने नीचे ग्रेनेड का पिन निकाल के रख सकता है, और जब सर्च के दौरान यदि सही से मॉपिंग अप नहीं हुआ है, सर्च के दौरान हमने उसकी बॉडी को रिट्रीव किया, तो वो ग्रेनेड या फिर वो आईडी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए पहले टेररिस्ट के पास जाके उसका हेडशॉट लेके, माथे पे उसको गोली मार के, उसको पहले पैर पे रस्सी बांध के 30 से 40 मीटर पीछे जाके उसको बॉडी को घसीट के खींचा जाता है, जिससे कि यदि कोई आईडी हो जो एक्चुएट होना हो या ग्रेनेड कोई ब्लास्ट होना हो तो ब्लास्ट हो जाए। फिर जाके यदि टेररिस्ट अपने मुंह के बल या अपने पेट के बल लेटा हुआ है तो उसको पैर से सर की तरफ सर्च किया जाता है, और यदि कोई टेररिस्ट अपनी पीठ के बल और मुंह ऊपर हो तो उसको मुंह के तरफ से पैर की तरफ सर्च किया जाता है। बर्फीली परिस्थितियों में जब जीवन भी जम जाता है, उन परिस्थितियों में अपनी शारीरिक क्षमताओं को सर्वोच्च स्थिति में रखते हैं ये। आतंकियों की आहट मिलने पर जब एम्बुश लगाया जाता है तो ये घंटों नहीं दिनों की बात होती है। ऐसी स्थिति में दिन रात खुले आसमान के नीचे रहकर इनका कठोर प्रशिक्षण, देश प्रेम की लगन और राष्ट्र हित में समर्पण ही है जो इनकी सफलता को सुनिश्चित करता है। ये एक स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज है जहां पर आप इस समय सैनिकों को प्रशिक्षण लेते हुए देख रहे हैं। अब देखिए, आप बाकी हिस्सों में देखें और स्नो में फायरिंग देखें, जमीन आसमान का फर्क आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है बल्कि हकीकत में ऐसा है। आप जहां पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो, वहां पर सटीक निशाना लगाना कितना मुश्किल होता होगा। इसके साथ ही जब एम्बुश में पार्टीज निकलती हैं, इस तरीके से बर्फीले पहाड़ रहते हैं, तो आपको कहीं पर भी उस मौसम से एक होकर, यानी उस बर्फ में बैठकर, लेटकर, जिसमें हमारे पांव इस समय धंस रहे हैं चलते हुए, वहां पर हमारे इन सैनिकों को मुकाबला करना पड़ता है। ऊंचाई के इलाकों में हवा का घनत्व कम होता है और फायरिंग की तकनीक में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए रोजाना ट्रेनिंग होती है। कड़कड़ाती ठंड के कारण ध्यान केंद्रित करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। हर ओर सफेद ही सफेद होने के कारण लक्ष्य को देख पाना कठिन होता है। हालांकि थर्मल साइट से इसमें मदद मिलती है। कड़ाके की ठंड में बंदूकों का नियमित मेंटेनेंस अनिवार्य है। हालांकि जमते हुए तापमान के कारण ऑयलिंग और ल्यूब्रिकेशन में कठिनाइयां भी आती हैं। कभी कभी बर्फीले तूफान से भी बैरल में अड़चन होती है। अगर हाथ ठीक से न ढके हो तो हथियार के धातु वाले हिस्सों से फ्रॉस्ट बाइट का भी खतरा रहता है। देखिए, देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर सा रास्ता। आपको लगेगा कि शायद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है इस हिसाब से, पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ये रोज बनता है, रोज खराब होता है। कैसे होता है? यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तो बर्फ रोज गिरती है, लगभग हमें इसको रात में ही रास्ता बनाना पड़ता है अपनी ऊपर पोस्ट में जाने के लिए, क्योंकि दिन में धूप की वजह से बर्फ पिघलती भी है और बर्फ के अंदर धंसने का खतरा भी रहता है। इस वजह से हमें रात को ही, जब बर्फ सख्त हो, उसी समय पर अपना रास्ता तैयार करना पड़ता है। अच्छा, बर्फ जब सॉफ्ट रहती है तो आप उसमें धंसते हैं, आपका पाँव ये देखिए बिल्कुल अंदर जाता है, और बर्फ जब सख्त हो जाती है तो आप उस पर फिसलते हैं। तो कहीं पर भी आपका गुजारा नहीं है। पर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड है कि वो हर तरह की परिस्थितियों में चल सकते हैं। जी बिल्कुल। बर्फ में चल पाना भी आम मानव के लिए बोझिल हो सकता है, पर यह भारतीय सेना के महामानव हैं।
जो अपनी परवाह किए बगैर केवल अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। दुश्मन कहीं ओट में छिपा या भागता फिर रहा हो, अपने सटीक निशाने से ये कर देते हैं उसका अंत। पहाड़ी इलाकों में जब भारी बर्फबारी रहती है तो वहां पर एवलांच का भी खतरा रहता है, यानी हिमस्खलन जिसे हम कहते हैं। और जब ये हिमस्खलन होता है तो वो किसी पर कोई रियायत नहीं बरतता, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे कोई पेट्रोल पार्टी हो, उसके उस बर्फ की चपेट में आने की बहुत आशंका होती है। इसीलिए एक बहुत अहम चुनौती भी है और प्रशिक्षण का एक बहुत अहम हिस्सा भी है हमारे सैनिकों का कि देखिए यहाँ पर उसी एक रेस्क्यू को चित्रित किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अचानक कुछ आवाज सुनने के साथ, कुछ सिग्नल सुनने के साथ वहां पर धीरे धीरे ऊपर से बर्फ को हटाया जाता है ताकि किसी भी तरह से, किसी भी गहराई में अगर कोई फंसा है तो उसे वहां से कैसे निकाला जाए। जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है उन इलाकों में हिमस्खलन यानी एवलांच का भी भारी खतरा होता है। जब भरभराती हुई बर्फ पहाड़ों की चोटियों से तेजी से नीचे सरकती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को चपेट में ले लेती है। पेट्रोलिंग करते जवानों के लिए ये खतरा हमेशा बना रहता है। ये ट्रेनिंग एवलांच रेस्क्यू का हिस्सा है जी। ये हमारा एक एवलांच रेस्क्यू टीम है। ये जहाँ पर एवलांच में कोई हमारे साथी दब जाते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं। क्योंकि ये शार्प चीजों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे हम देख रहे हैं हटा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि उसको हम जल्दी से शावल मारेंगे तो उसको चोट भी लग सकता है, इसीलिए हम उसको आसानी से बर्फ हटाते हैं। कितनी भी गहराई तक आप लोग मतलब ट्रेनिंग जो देते हैं वो ज्यादा गहराई तक भी देते हैं? जी, जो हमारे पास एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है वो 20 फीट तक नीचे गहराई तक विक्टिम को ढूंढ सकता है, तो इतना तक हम वहाँ पे निकालने का क्षमता रखते हैं। पर साहब ये भी बताइए कि जब जो रेस्क्यू टीम होती है उसके ऊपर खुद भी तो खतरा होता है। जी, ये भी होता है, लेकिन हम हमारे साथ एबीडी कैरी करके चलते हैं, तो अगर हम एवलांच में दब गया तो फिर हमारा दूसरा साथी हमें जल्दी से ढूंढ सकता है। साल दर साल हिमस्खलन से ड्यूटी पर तैनात सैनिकों पर निरंतर खतरा रहता है, लेकिन नियमित प्रशिक्षण से सैनिक खुद को और अपने साथियों को इस चुनौती से बचाने में सक्षम रहते हैं। भारतीय सेना की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें चाहे कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वहां पेट्रोलिंग अनिवार्य है। अब यहाँ पर बर्फ जिसमें जो सैनिक आगे चलते हुए कई कई फीट हमें धंसते हुए भी नीचे दिख रहे हैं, लेकिन ये रोप्स सबने बांधे हैं। जी, ये रोप बांधने का मकसद ये है कि इस बर्फ के नीचे पानी भी चलता है, वो गहरे गड्ढे बना लेता है जो कि हमें पता नहीं होता ऊपर बर्फ की परत की वजह से। और रस्सा बांधा होगा तो उसकी वजह से अगर एक जवान अंदर धंस जाएगा तो बाकी जवान उसको उस रस्से की मदद से ऊपर खींच के बाहर निकाल सकते हैं, तो वहां हम अपने जवान को सेव कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने जवान जाते हुए। अभी क्या है कि हमें पता होता है कि हमारे कौन से एरिया में अविलांच आ सकते हैं। बर्फ में आपको पता है कि अविलांच बहुत आते हैं, तो जब उस एरिया में कमांडर पहुंचता है तो वो 2 जवानों को ऊपर लुकआउटमैन लगाता है, लुकआउटमैन 1 नंबर 2। अभी आप देखें कि ऊपर अविलांच आ गया, ये जवान गिर गया है, अभी नीचे को आ रहा है, बाकी जवान उसको देख रहे हैं, बिस्ले में जा रहे हैं और जोर जोर से चला रहे हैं अविलांच अविलांच। बाकी जवान पीछे बैठ गए हैं, वो उसको देख रहे हैं। अभी तुरंत ये लोग क्या करेंगे, कमांडर अपने जवान को पूछेगा कि जवान कहाँ तक जाता हुआ देखा। अविलांग राड की मदद से उसको नीचे चेक करते हैं कितनी गहराई में नीचे है, वहां पर कमांडर उनको शावल की मदद से उस एरिया को खुदाई करता है। जैसे जवान मिल जाता तो उसको सर्वाइवल किस प्रकार से करते हैं, ब्लैंकेट में लिपेटते हैं, फिर उसको रेस्क्यू बैग में किस प्रकार से पैक करके सभी जवान एक साथ उठाकर गाड़ी तक या जहाँ पर हेली पहुंच सकता वहां तक लाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सैनिक मौसम से मुकाबला करने में जितने सक्षम रहेंगे उतना ही दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो इनकी नियमित कार्रवाई का हिस्सा होती हैं। रोज कई कई फीट बर्फ यहाँ पर गिरती है। मेरी हाइट से अगर आप 5.5 फुट से अंदाजा लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि जितनी बर्फ को नीचे से निकाला जा रहा है लगभग 5.5 फुट से
शायद ज्यादा ही दूसरे हिस्से को देखें तो उतनी बर्फ यहाँ पर गिर चुकी है। और यहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स जो है उनकी भूमिका आती है। काफी मुश्किल होता है इन इलाकों में डोजर्स को चला पाना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। बिल्कुल देखिए खाई से लगता हुआ इलाका है जहाँ पर ये बर्फ को इस तरीके से फेंकेंगे। फेंसिंग लगी हुई है और सारी चीजों को बचाते हुए यहाँ पर रोज का इनका काम, ताकि गाड़ियों के आने जाने के लिए, ताकि वो कनेक्टिविटी जो है सभी पोस्ट की वो बनी रहे। उस कारण ये एक नियमित चीज है जो यहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स के ये जवान करते हैं। तो सब रोज बर्फ पड़ने के साथ आप लोगों को ये करना पड़ता है यहाँ पर ये कार्रवाई? जी जी, रोज कार्रवाई करना पड़ता है। जब बर्फ गिरेगा तब बर्फ हटाना पड़ता है हमको। हाँ, हाँ जी, ताकि यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने के लिए रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो आर्मी इंजीनियर्स जो है उनकी जिम्मेदारी में ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बर्फ गिरने के बाद हम ही पहला मूवमेंट करते हैं, उसके बाद ही पूरा रेशन गिशन पहुंचा देते हैं, ताकि राशन वगैरह पहुंचता रहे पोस्ट पर, किसी भी तरीके से संपर्क न कटे उसका। जी जी जी, संपर्क नहीं कटे, इसलिए पूरा रोड को ओपन ही रखते हैं हमने। कठिन मोर्चों पर सैनिकों की थोड़ी सी कठिनाई कम की जा सके, इसके लिए उनके उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हथियारों से अधिक विश्वास हाथों पर जरूर रहे, लेकिन उन हाथों को उन हथियारों के जरिए मजबूत कैसे किया जाए वो हम आपको कुछ उपकरणों के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं। जो एक सैनिक, चाहे एक अकेला सैनिक हो, एक सेक्शन हो, एक कंपनी हो, किस तरह से इन हथियारों और उपकरणों का प्रयोग होता है और किस तरह की चीजें हैं सेना के पास यहाँ पर इस मोर्चे पर, वो हम समझाते हैं आपको। सब इसका नाम पैसिव नाइट विजन बाइनोकुलर है। ये रात के समय में अपने आगे की इलाके को सर्वेलेंस करने में काम आता है। इसका नाम है TI टॉम्बोसाइट, मतलब ये थर्मल इमेजर के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब ये भी रात के समय आगे के इलाके को सर्वेलेंस करने में काम आता है। ये एक हेलमेट माउंटेन पैसिव नाइट विजन गॉगल है। ये पेट्रोलिंग के दौरान पर्सनल कैरी करता है। ये रात के समय आगे के इलाका को भी क्लियर करता है। इस वेपन का नाम है 7.62 mm मिड मशीन गन है। ये एक ऑटोमेटिक हथियार है। लंबे दूरी तक पेश आने वाला दुश्मन को इंगेज कर सकता है। इस हथियार का नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। इस हथियार से हम दुश्मन के बंकर और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस हथियार का नाम 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर है। इस हथियार से हम दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फायर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मल्टीपल मतलब ग्रेनेड, इसमें 6 प्रकार का अलग अलग ग्रेनेड फायर करके एक साथ फायर कर सकता है। इस हथियार का नाम 7.62 mm स्नाइपर राइफल है, जो कि लॉन्ग रेंज पर पिन पॉइंट टारगेट को एंगेज या बर्बाद करने के लिए काम आता है। इसमें टेलीस्कोप साइट दिए गए हुए हैं। और ये सारे जो उपकरण हैं वो आपको स्नो में काम आएंगे? यस मैम, ये हमारा एवलांस रेस्क्यू टीम का आइटम है, जो कि हमारा एक रेस्क्यू टीम अपने साथ कैरी करता है। सबसे पहले आता है ये रोप, डायनामिक रोप बोलते हैं। नेक्स्ट है ये कैराबिनर, और ये AVD एवलांस विक्टिम डिटेक्टर, जो कि बर्फ के दबे हुए जवान को निकालने में काम आता है। कैसे काम करता है ये AVD विक्टिम के पास होता है। उस विक्टिम जब भी ये एवलांस प्रोन एरिया से गुजरता है तो ये सैंड मोड पे रहता है। अगर बाई चांस एवलांस आता है और विक्टिम बर्फ में दब जाता है तो ये हम सर्च मोड में रखते हैं इसको, उसके द्वारा काम करते हैं। फिर एयरबैग सिस्टम, जो कि एक जवान अपने पर कैरी करता है। इसके द्वारा हम, इसमें ट्रिगर हैंडल है, जो कि इसे हम रिलीज करने पे इसमें 2 बैलून निकलते हैं, जो कि एवलांस एरिया में गुजरते हैं तो उसे विक्टिम को बचाता है। मतलब ये नॉर्मल बैग नहीं है, देखने में तो एक बैकपैक जैसा ही लग रहा है। तो इसमें सामान नहीं कैरी करते? इसमें सामान भी कैरी कर सकते हैं। और इसमें एक सिलेंडर लगा होता है, नाइट्रोजन सिलेंडर, जिसके द्वारा हम, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर को 7 से 8 किलो का झटका लगने पर ये साइड से बैग ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब अगर बर्फ आकर गिरा 7 से 8 किलो या उससे ज्यादा, तो ये ऑटोमेटिकली है? ऑटोमेटिक नहीं, इसे रिलीज करना पड़ता है, इसे पुल करना पड़ता है 7 से 8 kg में। तो ये बैलून यहाँ से साइड से अपने आप रिलीज हो जाता है। उस बैलून से क्या होगा? उस बैलून से ये होगा कि
स्नो एवलांस आ रहा है तो बैलून फूल जाएगा, तो विक्टिम को वो ऊपर की तरफ खींचता है, अच्छा। जिससे कि वो बच सकता है। अच्छा, वो नीचे नहीं दबेगा। हाँ जी। 1999 से पहले परंपरा थी कि ऊंचाई के पोस्ट्स को भारी बर्फबारी के साथ ही सेना खाली कर दिया करती थी। लेकिन करगिल में पाकिस्तान ने छल किया और खाली किए पोस्ट्स पर धोखे से कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने उस युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ भगाया, युद्ध में करारी शिकस्त दी और उसके बाद से सेना कभी पोस्ट्स को विकेट नहीं करती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। – 2022 के बाद से जम्मू कश्मीर की सरहद पर बंदूकें खामोश हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से युद्ध विराम है, वरना इन मोर्चों पर दिन रात तोपें गूंजा करती थी। हालांकि आतंकी घुसपैठ को लेकर खतरा अभी भी बना रहता है और सेना के जवान दिन रात सतर्कता के साथ अपने दायित्व को निभाते रहते हैं। लोहा दुश्मन से भी लेते हैं, लड़ाई मौसम से भी लड़ते हैं। ये केवल एक मोर्चे की कहानी नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, लद्दाख से आगे उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का भी मोर्चा, जहां हजारों फीट की ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी रहती हैं और इन मोर्चों पर मजबूती से तैनात रहती है भारतीय सेना। जिस जोश को कोई डाउन न कर सके, जिस जज्बे को कोई कम न कर सके, जिस जुनून को कोई मिटा न सके, जिनका जोश जज्बा जुनून हमेशा हाई रहता है, कोई भी दायित्व हो, कैसी भी परिस्थितियां, वो भारतीय सेना जब तक तैनात है हमारी सरहदों पर, तब तक पूरे देश को चिंता की कोई जरूरत ही नहीं।